हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा, देखिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसके नोट्स बनाइएगा। पर्सनल नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है पेपर के समय आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। आप पर्सनल नोट्स अपने देख करके जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। हमारा जो है जो टारगेट है शुरुआत से जो सीटेट के लिए रहेगा वो है 120 प्लस। इन सभी वीडियोस के माध्यम से जो है आप जो है ये नंबर जो है अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। 10 लाइक्स का जो है टारगेट है। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है। हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आकलन का मूल उद्देश्य होता है वो क्या है? यदि जो है इससे विद्यार्थी में भय और तनाव का संचार हो। तो देखिए आकलन क्यों करते हैं? स्कूल में जो आपका जो मूल्यांकन होता है या आकलन होता है, एवल्यूशन जो होता है, वो उसका क्या मूल उद्देश्य होता है? तो ये बच्चे के अंदर भय और तनाव पैदा करने के लिए आकलन किया जाता है या फिर जो है विद्यार्थी और टीचर को जो है फीडबैक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आकलन का जो मूल उद्देश्य होता है वो फीडबैक प्राप्त करने के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। तो ये देखिए आकलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो चाहे ईवीएस में, कहीं ना कहीं आएगा। और ये हर चीज़ के लिए क्वेश्चन फिट बैठता है, मतलब ईवीएस के लिए भी फिट बैठेगा, हिंदी में भी फिट बैठता है। तो हर जगह ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टर्म बिल्कुल याद होना चाहिए। आकलन का मतलब क्या होता है? आकलन का मतलब होता है कि आपका जो है फीडबैक देखना, आपके बारे में पता करना कि आपको कितना नॉलेज है, बच्चे को कितना नॉलेज है और टीचर को उस बच्चे पर कितना काम करना है, कितना मतलब पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है ताकि उस बच्चे को पूरा सब चीज़ें जो है तैयार हो सके। तो ध्यान रखिएगा आकलन का मूल उद्देश्य होता है, इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त करने में मदद देता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अब देखिए वाइगोत्स्की का जो एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल रट लो। तो वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बिल्कुल किताब मतलब ये यही सेम टू सेम पॉइंट लिख करके आएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मतलब बच्चे जो भी सीखते हैं समाज और संस्कृति के इर्द गिर्द रह करके ही सीखते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, है ना, जैसे हमारा घर का माहौल कैसा है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हम स्कूल का माहौल कैसा है, इन सब में संपर्क में रह करके ही सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, परिपक्व होने पर सीखते हैं या अनुकरण से सीखते हैं या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। मतलब परस्पर क्रिया का मतलब है कि एक सामाजिक रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे वाइगोत्स्की जो नियम बताया था, जिसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसने कहा था बच्चे जो है, बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो समाज और संस्कृति में रह करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यही आंसर है। चीज़ें घुमा करके पूछ सकता है, डायरेक्ट ना दे करके। देखिए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से पूछते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या खेल विधि, खेल के माध्यम से क्या वाइगोत्स्की ने खेल को जो है सीखने की प्रक्रिया में, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना है? तो इसका आंसर आपको देना है हाँ, यस। देखिए ध्यान रखिएगा, खेल जो है, खेल विधि होती है, जो खेल होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में रह करके खेला जाता है। आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें पूरी सामाजिक क्रियाएं जो है होती हैं। एक दूसरे को बॉल फेंकना, एक दूसरे को बॉल पास करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना कि किधर क्या, जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो कोऑर्डिनेशन होता है ना कि किधर से बॉल किधर देनी है, किधर पास करनी है ना। तो वो चीज़ें होती है। तो खेल विधि जो है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास में जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो यहाँ पे बुद्धि का जो कौन सा सिद्धांत पूछ रहा है। तो देखिए दो प्रकार की बुद्धि का जो है वर्णन किया था, दो प्रकार की बुद्धि को डिस्क्राइब किया था, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। ये बुद्धि को डिस्क्राइब किया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, जिसको जो है अगर हम इंग्लिश में बोले तो 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं। याद रखिएगा 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं। अब इस फैक्टर थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा। बस इतना याद होना चाहिए कि स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर में दो चीज़ों को डिफाइन किया था, सामान्य बुद्धि
और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि वो होती है जो जन्मजात क्षमता के साथ मिलती है, जो हम सभी लोगों के पास होती है, जो हम रोज़मर्रा के जो काम करते हैं, सामान्य क्षमता होती है, जो डेली के जिस तरीके से हम काम करते हैं, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, कुछ सामान लाना, कुछ छोटे मोटे कार्य होते हैं जो टेक्निकल काम होते हैं, वो सभी जो भी सामान्य क्रियाएं आप दिन भर में करते हैं वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि होती है वो विशिष्ट होती है, जैसे कि या तो अर्जित की जाती, ये विशिष्ट बुद्धि अर्जित की जाती है। तो जैसे आपने म्यूज़िक में अच्छा जो है मतलब ज्ञान हासिल कर लिया, या कोई एक नया कोर्स करके आर्किटेक्ट में जो है आप स्थान को समझने लग गए, या फिर आपने जो है भाषाई आपकी पकड़ अच्छी है, लेखक आप अच्छे बन गए। इस तरीके की जो बुद्धि होती है वो विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो सिद्धांत हैं वो स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि जब बच्चों को जब गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक उन्हें पहले जैसा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र जो है प्रतिलक्षित होता है। देखिए, ये सीटेड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो है विस्थापन। इसको विस्थापन क्रिया कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने जो है कुछ बुद्धियों को डिफाइन किया था। जैसे वहाँ पे आपने जो है स्पीयरमैन ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसमें सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि बताई थी। विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत जो है कुछ विशिष्ट बुद्धियाँ होती हैं, विशिष्ट मतलब कुछ स्पेसिफिक होती है, जैसे म्यूजिक में अच्छा होना, वही है। गार्डनर ने 7 प्रकार की जो है विशिष्ट बुद्धियों को डिफाइन किया एक तरीके से। तो स्थानिक जो है, जो खाली स्थान को समझते हैं, ये उन्होंने डिफाइन किया है, पर हमें यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है। तो खाली स्थान को समझने वाला जो होता है आर्किटेक्ट। भावनात्मक बुद्धि, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा इन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया था। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो दूसरे व्यक्ति की 2 या 2 से अधिक या किसी भी मतलब अपने अलावा छोड़ करके दूसरे व्यक्तियों के जो इमोशंस, भावनाओं को जो है समझने के लिए जो है जो समझता हो उनकी बुद्धियों को, तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये भी इसको डिफाइन किया। भाषात्मक जो है बुद्धि को, जो है भाषा में पकड़ जिनकी अच्छी होती, जो अच्छे लेखक होते हैं, जो शायर होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, वो होती हैं भाषात्मक बुद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसके साथ साथ जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ में जो है अच्छे होते हैं, उनको भी उन्होंने जो है शामिल किया था 7 प्रकार की बुद्धियों में। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है उन्होंने म्यूजिकल को भी शामिल किया था, मैथमेटिकल गणना को से भी शामिल किया था, कि जिनको साइंस मैथ में बहुत अच्छी पकड़ होती है। ठीक है, और जिनको जो है अंतर्वैयक्तिक होता है, इंटर होता है, और एक होता है इंट्रा जो है पर्सनल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बेहतर जानता है, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, ये जो उपदेशक होते हैं ना, इनके बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पे जो है कि सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। याद रखिएगा, भावनात्मक बुद्धि जो है इसके अंतर्गत इन्होंने डिफाइन नहीं किया था गार्डनर ने कौन सा दिया था इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष का मतलब है कि एक ऐसी क्लासरूम जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हो, बच्चों को ध्यान में रख करके जो भी कुछ कराया जा रहा हो, उस सारी चीज़ें जो भी कराई जा रही है, एक्टिविटी हो या क्लासरूम में पढ़ाई हो या जिस तरीके से भी पढ़ाने का पैटर्न हो टीचर फॉलो कर रहा हो, उसमें बच्चों को ध्यान में रख करके ही करा रहे हो। तो अब देखिए उससे रिलेटेड हम आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, तो ताकि हमें आंसर मिल जाएगा। तो एक कक्षा कक्ष जिसमें पाठ्य पुस्तक जो है एकमात्र संसाधन होता है, जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, मतलब एक जो है, तो देखिए यहाँ पे जो है आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठते हैं और जो है टीचर जो है बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, या एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों बच्चों का जो व्यवहार जो है टीचर द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है। तो देखिए ये जो याद करना है, ये कीवर्ड है जो कि एजुकेशन में काम नहीं करता है। पुरस्कार और दंड जो है एकमात्र संसाधन है, तो एकमात्र संसाधन ही, इसके अलावा भी कई संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न इनमें से जो है कौन सा विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है।
तो यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हों, एक्टिविटी में अच्छे हों, हर कार्य में अच्छे हों, शारीरिक रूप से निपुण हों या फिर मानसिक रूप से निपुण हों, या पढ़ने में अच्छे हों, या कविताओं में अच्छे हों, या जिस भी रूप में अच्छे हों, सब चीज़ें, कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता होती हो, है ना। समस्या समाधान में वो अपना निर्णय बहुत जल्दी दे देते हों, वो अपने निर्णय जो भी देते हैं, जो भी सॉल्यूशंस देते हैं, कई प्रकार के सॉल्यूशंस देते हैं, कई एक सॉल्यूशन नहीं देते, उसके कई सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये नहीं है, इसे यहाँ पे पूछ रहा है, ये उच्च क्षमता वाले होते हैं, तो ये होते हैं बिल्कुल। अंतर जो है समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं, मतलब कई प्रकार की समस्याएं जो है वो मतलब एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस दे देते हैं। उच्च स्तरीय जो है इनकी मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये भी अवसर है। यहाँ पे जो निम्न जो है औसतीय जो है मानसिक प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में मतलब जो है हेरेडिटी और इन्वायरमेंट। हेरेडिटी और इन्वायरमेंट जो है ये परस्पर अंतःक्रिया से ही एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। पहली बात ये याद रख लीजिए, ये लाइन बिल्कुल याद कर लीजिए कि आनुवांशिकता और परस्पर जो है क्रिया से जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब इस लाइन को समझ लेते हैं थोड़े से पॉइंट में, कि जो भी बच्चा जो भी डेवलप होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब उसका शारीरिक हो या मानसिक विकास हो, वो या तो माता पिता से उसको जो है शारीरिक या मानसिक गुण मिलेंगे, उसके साथ साथ जो भी जहाँ पे भी वो रहता हो वहाँ का वातावरण भी उसको प्रभावित करता है। तो हेरिडिटी अच्छा है और इन्वायरमेंट अच्छा है तो बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम कह दें कि हेरिडिटी अच्छा हो और इसका इन्वायरमेंट बहुत घटिया प्रकार का हो जाए तो बच्चे का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। या फिर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दो और हेरिडिटी में प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे के शारीरिक या मानसिक गुणों में प्रॉब्लम है, कोई समस्या है उसके, है ना, विकार है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होगा। तो मतलब एक दूसरे का होना, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे रूप में होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट जो है सत्य बता रहा है। तो विकास के कुछ पहलू जो है आनुवांशिकता और कुछ जो है अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो यही फिट बैठता है। लेकिन दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से, यहाँ पे बोल रहा है कि जीन्स मतलब आनुवांशिकता, हेरिडिटी की बात हो रही है, ये पूरी तरीके से जो है निर्धारित होती है। यहाँ पे बिल्कुल भी ये पॉइंट नहीं कहा गया है। हेरिडिटी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी देखभाल, मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट की पर्यावरण की बात हो रही है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे में अगर कोई विकार है, कोई मानसिक विकार है, कोई समस्या है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इस चीज़ों को अगर कोई मतलब अंदरूनी कोई चोट है या कोई शारीरिक कमी है या आंख से दिखता ना हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, तो ये ज़रूरी नहीं है ठीक हो सके, चाहे जितना अच्छा खान पान हो, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यावरण यहाँ पे केवल पॉइंट आ जाता है, वो भी पर्यावरण के लिए बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे बाकी पॉइंट सभी गलत हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत मत होने दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विविध प्रकार की जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो देखिए विविध प्रकार की जो सामाजिक जो है पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं, आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सभी जो है कक्षा विद्यार्थी का अनुगम। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं कथन कौन सा है। ये कथन जो है गलत है, ये कथन गलत है क्योंकि ये बच्चों की दुविधा उत्पन्न कर सकता है और बच्चे स्वयं से अलग अलग महसूस कर सकते हैं। या ये जो है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो यहाँ पे जो सही है अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देता है। यहाँ पे जो आंसर है देखिए गलत वाले को तो पहले ही काट दीजिए। तो यहाँ पे फिट बैठता है ऑप्शन बी। देखिए जितने भी पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे, जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि के हों या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों या प्रतिभाशाली हों बच्चे या विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, या प्रतिभाशाली हो, सामान्य बच्चे हों, एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएंगे, चाहे बहुभाषी बच्चे हों। अब जिसको मान लीजिए एक क्लासरूम में हिंदी ही बोलनी आती है और उसके क्लास में एक इंग्लिश बोलने वाला बच्चा आ जाए और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो, तो वो बच्चे के संपर्क में रह करके हिंदी वाले भी बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शब्द इंग्लिश के बोलने लग जाएंगे और इंग्लिश वाला बच्चा उसके जो है कुछ शब्दों को कॉपी करने लगेगा। तो एक दूसरे को जो है सिखाएंगे, उनके कौशल सीखेंगे, उनकी नॉलेज सीखेंगे, यही होता है हमेशा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल फिट है, ठीक है।
10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो एज अ टीचर की भूमिका के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो अनुशासन को बनाए रखना होता है, या फिर एक टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो भी पाठ्य पुस्तक का पालन करना होता है, जो भी निर्धारित पाठ्य सिलेबस है जो भी दिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि उसको बिल्कुल पर्याप्त रूप से जो है बच्चे के जो है तैयार कराए, या पाठ्यक्रम के समय पर जो है पूरा करने के साथ साथ जो है रिवीजन कराते रहे, दोहराते रहे बार बार, इसमें पर्याप्त समय देना होगा, या आराम के लिए ऐसी जगह बनाना स्कूल क्लासरूम में जहाँ पे बच्चे जो है संवाद कर सके, एक दूसरे से संपर्क, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सके। तो देखिए टीचर की जो भूमिका होती है वो ऐसी क्लासरूम की होती है जहाँ पे बच्चे एक ऐसे एटमॉस्फेयर में इंटर करें जहाँ पे उनको अच्छा लगे पढ़ने में। ठीक है, टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा लगे और उनको पढ़ने में अच्छा लगे, उनको उबाऊ ना लगे क्लासरूम। एक दूसरे से जो है जो भी पढ़ाए एक दूसरे से उनको जो है मौके देने चाहिए कि एक दूसरे से आप क्वेश्चन पूछ सके, टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, बच्चे से पूछ सके, है ना, उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी टीचर को देना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, एक जो है टीचर की भूमिका होनी चाहिए। रट्टू टोता या क्लासरूम में टेस्ट कराना या डे बाय डे के टेस्ट कराना या हफ्तों महीनों में टेस्ट कराना या फिर दोहराना रटवाना, ये चीज़ें बार बार पे होमवर्क और क्लास वर्क खूब देना, है ना, और समझाना कम, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज अ टीचर। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा जो है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो वो कक्षा जो है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, तो ऐसी कौन सी कक्षा है? तो वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री जो है बच्चों को पहुंच से परे हो, मतलब ऐसी सामग्रियां क्लासरूम में रखी हों लेकिन उनको दी ना जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल भी जो है लंबे समय तक चलती रहे, ताकि तो सामग्री का क्या फ़ायदा जो वो लाई गई है और दिखाने के लिए हो, तो इस चीज़ का कोई मोल नहीं है। वो कक्षा जिसमें जो है खुली गतिविधि कोने हो, कोने कोने में पड़ी हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य जो है उसके किताबें जो है एक अलमारी में रखे हों और जो कोई भी किसी भी समय जो है प्राप्त कर सके स्कूल के टाइम में, तो बिल्कुल सही है। एक जो है एक समृद्ध जो क्लासरूम होती है या समृद्ध जो स्कूल होता है, उनकी जो लाइब्रेरी होती है वो हर वक्त खुली रहती है जब तक स्कूल होता है बच्चों के लिए, और उन बच्चे जो है उन लाइब्रेरी से जा कर के वो बुक्स जो है ला सकें और पढ़ सकें, ज्ञान अर्जित कर सके, अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछ सके, उनका टीचर को सॉल्यूशन जो है उन क्वेश्चंस का जवाब देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, ये विचार जो है किससे संबंधित है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो है बहुत सिंपल है और बहुत बार पूछा गया है। मतलब ये 100% क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनको मिस नहीं करना है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब है कि विकास जो है निरंतर चलती है। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के जो है सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब जब भी बच्चे का विकास होता है, मतलब बच्चे का जो विकास पहली बात तो कहाँ से शुरू होता है, तो उसकी विकास की प्रक्रिया भ्रूण से शुरू होती है, मतलब उसके गर्भ से शुरू होती है। जब गर्भ बच्चे का जो है गर्भ से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके मरने तक, मान लीजिए उसके कब्र तक जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो वोम्ब याद रखना, ये है होती है वोम्ब टू टोम्ब। ठीक है, तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वोम्ब टू टोम्ब जाती है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का मतलब है बौद्धिक विकास से है ना। और इस पियाजे ने जो है इसके 4 चरण बताए थे। तो 4 चरणों को जो है पहले बात तो याद कर लीजिए बिल्कुल। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में एक ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसी के अनुसार जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इन्होंने कहा था। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये कथन जो है गलत है। निरंतर अभ्यास से जो अधिगम होता है ये कथन दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे क्वेश्चन आपको मैंने ये इसका कराऊंगा थॉर्नडाइक का, जहाँ पे आपको जो है इसका बारे में पूरा बता दूंगा। ठीक है, बच्चे अपने पर्यावरण से क्रिया करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो 4 जो है चरण है इनको याद कर लेना। संवेदी पेशीय अवस्था पहला जो चरण है जो 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 6 वर्ष भी होती है, 2 से 7 वर्ष भी कहा जाता है। 1-2 साल आगे पीछे का जो है मायने नहीं रखता इतना। ठोस जो है या फिर जो है संक्रियात्मक अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं या ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये 7 से 11 वर्ष होती है।
उसके बाद जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 11 से प्लस या 11 से अधिक साल के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक औसत बुद्धि वाला जो है बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है, यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, तो पढ़ने में जो है मतलब पढ़ने में उसे कठिनाई महसूस हो रही है, तो ये संकेत देता है कि बच्चे में कौन सा लक्षण जो है बताया जा रहा है। तो ये देखिए पठन क्षमता इसे कहते हैं, डिसलेक्सिया। आपको ये टर्म बिल्कुल याद करना है, डिसलेक्सिया कहते हैं, इसे पठन विकार कहते हैं। यहाँ पे देखिए पढ़ने की बात हो रही है तो पठन विकार होती है। अगर लेखन अक्षमता की बात करें, लिखने वाली, तो डिसग्राफिया कहेंगे, उसको बच्चे को लिखने में समस्या होती है। अगर जो है गणित की गणनाओं को समझने में दिक्कत होती है, जैसे 2+2 कितना होता है, 3+2 कितना होता है, 1+1 कितना होता है, 5 में से 2 निकाल दिए तो कितना होता है, तो इस चीज़ों को जो है समझने में उसको दिक्कत होती है, उसे गणितीय अक्षमता कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे जो है ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि है, मतलब बुद्धि लब्धि का मतलब है यहाँ पे IQ से है। तो बच्चे की जो IQ है वो 90 से 110 के बीच में है, तो वो IQ जो है कितनी होगी, क्या होगी, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये IQ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है। तो जो 90 से 110 के बीच में IQ होती है उसको कहते हैं सामान्य बुद्धि, याद रखिएगा, उसको कहते हैं सामान्य बुद्धि। और जिस व्यक्ति की जो IQ होती है 60 से 70 के बीच में हो, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 60 से 70 के बीच में होते तो उसे कहते हैं मंद बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। ठीक, और जिस व्यक्ति की जो है IQ सबसे तेज हो, प्रखर बुद्धि और उत्कृष्ट बुद्धि, ये 120 प्लस हो गया, ये 130 ले लीजिए। प्रतिभाशाली बुद्धि जो है 120 प्लस ही 120 प्लस रहती है, लेकिन चूंकि ऑप्शन यहाँ 3 और दिए हैं तो आप इसको 140 की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्ति जो एक नया क्रिएटिव माइंडेड होता है, जो बड़ा दिमाग का तेज होता है बच्चा, वो उसकी IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे देखिए किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में टीचर एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, खोज को प्रोत्साहित। तो एज अ टीचर जो है अगर वो क्लासरूम में जो है खोज विधि का जो है प्रयोग करेगा, बच्चे जो हैं कुछ अपने आप में जो है कुछ नया जो है बनाने की प्रयास करें। हमने कुछ जो है प्रॉब्लम दिया, उसमें वो बेचारे जो बच्चे जो हैं उस पर इन्वॉल्व हो जाएं और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें, है ना। तो वैसी जो है विधि का प्रयोग करना चाहिए। खोज जो है विधि का प्रयोग करके जो है बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट करने के लिए जो है मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए फिट है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण से सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ पे उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि बच्चे वहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं जहाँ उनके इमोशंस को वैल्यू दी जाती है। अगर उनके इमोशंस को दबाओगे, उनको डांटोगे, धमकाओगे, है ना, तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब आप उनके इमोशंस को, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जहाँ पे वो जो भी कहना चाहते हैं उनको कहने का मौका दिया जाए, उनके टीचर जो है उनकी बातों को अहमियत देगा, तो वो महसूस करेंगे कि वो भी इस क्लासरूम के लिए महत्वपूर्ण है, सब इक्वल है। जैसे सर उस अच्छे स्टूडेंट से बात करते हैं तो मैं कमज़ोर, मतलब उसको अगर वो लगता है कि उसको नहीं आता ABCD, मान लीजिए छोटे बच्चे की बात हो रही तो हम छोटे बच्चे का उदाहरण ले लेते हैं। अगर बच्चे से पूछा गया कि 1 से 10 तक काउंटिंग सुना दो और वो नहीं सुना पा रहा है और दूसरे बच्चे ने इतनी जल्दी से सुना दिया, तो उसको लगेगा कि मैं नहीं सुना पा रहा हूँ। लेकिन टीचर जब उसकी हेल्प करेंगे और उसको इमोशंस को जो है उसको जो है मतलब इंपॉर्टेंस देंगे, उसको कहेंगे कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, उसको याद कराने में प्रयास मतलब है उसकी हेल्प करेंगे, तो वो भी समझेगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में जो है शामिल है किस चीज़ को, तो बच्चे को कोने में बैठना या प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है, या बच्चों को हस्तपरक गतिविधियाँ। तो यहाँ पे जो है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि ऐसी शिक्षा, ऐसा एजुकेशन देना जिसमें सब कुछ जो है बच्चे को ध्यान में रख कर किया जाए। तो बच्चे को ध्यान में रख कर किया जाएगा। इसमें शामिल जो चीज़ें हैं वो उसमें खेल भी शामिल है,
इसमें ऐसा कुछ भी प्रतिबंधित परिवेश नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो है खुले माहौल में खेल मतलब काम करने के लिए होना चाहिए। वो जो भी करना चाहे उसे करने में छूट देनी चाहिए। एक कोने में न बैठा करके उसे पूरे मतलब परिसर में घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। और हस्तपरक गतिविधियाँ मतलब जिससे वो खुद स्वयं से कर सके, अपने हाथों से करे। जैसे कि ईवीएस की क्लासरूम में अगर पर्यावरण से संबंधित कुछ चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो भ्रमण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर पेड़ लगाने का जैसा कुछ जो है करा रहे हैं तो पेड़ लगाने के लिए उसको जो है कहेंगे कि जो है चलो पहले गड्ढा खोदो, फिर इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालो, फिर इसमें थोड़ा सा खाद डालो। ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से स्वयं से उसको करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हस्तपरक जो वो खुद अपने हाथों से करे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। तो ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। विकास जो है देखिए जटिल से कठिन की ओर तो नहीं बढ़ता, पहले ही जटिल हो जाएगा तो कैसे जो है बच्चा सीखेगा। विकास की प्रक्रिया में बच्चा बिल्कुल नवजात शिशु है एक तरीके से। तो वो जो कहाँ से होगा, विशिष्ट होगा कि सामान्य होगा? तो वो सामान्य होगा, साधारण से आसान नहीं होगा, साधारण से जो है थोड़ा सा जो है कठिन की ओर बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो फिट है वो है ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहले बच्चा सामान्य होता है, फिर विशिष्ट उसके गुण आते रहते हैं। जैसे जैसे वो लर्निंग करता जाता है, जैसे जैसे सीखता जाता है, वैसे वैसे उसका जो है वो हर चीज़ में एक्सपीरियंसड होता जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना ही जो है डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, विकास का जो है सिरा पदाभिमुख जो है दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास जो है इस प्रकार आगे बढ़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए विकास का जो डायरेक्शन होते हैं वो 2 डायरेक्शन में होती है। तो पहली जो डायरेक्शन होती है वो जिसे कहते हैं सिरा पदाभिमुख। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में बोले तो सेफेलोकोडल। ये नाम याद कर लीजिएगा, सेफेलोकोडल इंग्लिश में नाम बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है सेफेलोकोडल, ठीक है, सेफेलोकॉडल जो होता है इसको कहते हैं। सेफेलोकॉडल में क्या होता है, जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। मतलब पहले जो विकास जब भी बच्चे का विकास शुरू होता है, जैसे भ्रूण बनता है और भ्रूण के बनने के बाद जो सबसे पहले जो बनता है वो है सिर बनता है और सिर से पैर की तरफ बढ़ता जाता है इसका विकास। ठीक है, जब ये सिर से पैर की तरफ होता है यही होता है, इसे कहते हैं सेफेलोकोडल या फिर सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सृजनात्मकता से संबंधित है, मतलब क्रिएटिविटी से संबंधित है? तो अभिसारी चिंतन सामयिक, मैंने आपसे कल भी ये क्वेश्चन कराया था लेकिन डिफरेंट वे में कराया था। मैंने आपसे बताया था कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ये 2 चिंतन जो है याद कर लीजिए। तो अपसारी जो चिंतन होता है या अपसारी जो है बुद्धि होती है, ये होती है सृजनात्मकता से संबंधित होती है। मतलब बुद्धि मतलब एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया गया है, बच्चा जो है उसके कई सॉल्यूशंस ढूंढ के देता है। ठीक है, इसे कहते हैं अपसारी, मतलब अपने दिमागी घोड़े दौड़ाना और उसके कई सॉल्यूशंस दे देना। दे प्रॉब्लम के सही कई सॉल्यूशंस देना ही अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, उसके एक जो है सॉल्यूशंस नहीं दिए जाते, उसके कई सॉल्यूशंस ढूंढ के बच्चा देता है। और अभिसारी में क्या होता है, प्रॉब्लम मिली और उसका एक सॉल्यूशन दे दिया, बात खत्म। तो अपसारी चिंतन वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन जिनके सब लोग आंसर दे सकते हैं, कोई एक कॉमन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अभिसारी वाले क्या होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं अभिसारी चिंतन वाले होते हैं, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो अपसारी चिंतन वाले होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत को जो है समझाइए। तो अब देखिए सिद्धांत तो एक कॉमन है लेकिन इसके आंसर जो है सब अपने अपने तरीके से देंगे, तो ये होता है अपसारी चिंतन वाला। लेकिन अभिसारी चिंतन वाला सिद्धांत में क्वेश्चन क्या होगा कि लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था और उसके 4 ऑप्शन देंगे, उसमें 4 ऑप्शंस में एक आंसर सही होगा। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो अभिसारी चिंतन से कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सृजनात्मकता से संबंधित है, नया क्रिएटिविटी से संबंधित है, ये है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। एक बच्चे की जो है बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो यहाँ पे जो बच्चे के विकास और अध्ययन की जो सबसे अच्छी विधि है जिसका कहा जाता है वो है विकासीय विधि। ठीक है, इसमें विकासीय विधि में जो है बच्चे के जो है संपूर्ण जो है विकास की जो है चर्चा होती है। इसमें संपूर्ण विकास की जो है जानकारी होती है, शारीरिक विकास कह लीजिए, चाहे उसके मानसिक विकास कह लीजिए, चाहे भावनात्मक विकास की बात कर लीजिए, इसे ठीक है, इसमें सभी चीज़ों का अध्ययन होता है विकासीय विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब जो है उनके सीखने का वक्र जो है, ऑब्वियसली देखिए एक बच्चे को जो है किसी जो है ग्रुप में सीखने किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया गया है तो कहीं ना कहीं उनके सीखने का वक्र जो है
वो बेहतर होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा उनका वक्र। ठीक है, तो सीखने का जो वक्र होता है वो बेहतर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की जो है त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो यहाँ पे गलतियों के बारे में, तो बच्चों की जो गलतियाँ हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का ही अंग है। तो ऑब्वियसली जो भी आप बच्चे हो या कोई व्यक्ति हो, जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप सीखने का प्रयास करते हैं, उसमें गलतियां होना अनिवार्य है, उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। तो ये एक सीखने की प्रक्रिया का ही अंग है। लेकिन दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, ये बिल्कुल मुझे लगता है ये सत्य है यहाँ पे। लेकिन जब बच्चे त्रुटियां करते हैं, जब बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब टीचर जो है सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने के लिए दंड ना देता हो। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे दंड दो चाहे ना दो, बच्चे तो गलतियां करेंगे ही, बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, कोई भी हो। बच्चों की त्रुटियों पर जो है टीचर के लिए महत्वहीन है, मतलब उन कोई भी महत्व नहीं रखता, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये जो है कथन जो है किसने कहा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, ये कथन है स्किनर का। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो है सीखने के नियम में जो है किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये सीखने के नियम में शामिल है। ये नियम दिया था, किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। आपको पियाजे से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन करा था ना, वो इसमें थॉर्नडाइक ने जो सीखने के 3 नियम दिए थे। अभ्यास का नियम, मतलब व्यक्ति जो है निरंतर अभ्यास से, ज़्यादा अभ्यास से जो है अपनी सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर कर सकता है। तत्परता, किसी भी चीज़ में वो तत्पर होकर के, रुचि, एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसका है, उस पर तत्पर होगा। अगर उसका इंटरेस्ट का होगा, उसमें तत्परता दिखाएगा, तो भी उसके सीखने की प्रक्रिया बेहतर होगी। किसी के प्रभाव, किसी के संपर्क में आकर के भी वो अपने सीखने की प्रक्रिया को बेहतर कर सकता है। यहाँ पे खेल ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 3 जो है, उन्होंने सीखने के नियम को जो है बेहतर करने के जो है नियम 3 तरीके बताए थे, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। याद कर लीजिएगा, रट लेना, गलती मत करना। ठीक है, सीखने का वो मॉडल जो बच्चों की जो है सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, मतलब ऐसा मॉडल जो है बच्चों की जो है क्रिएटिव बनाएगा, कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता बढ़ाएगा, प्रतिभाशाली बनाएगा, पढ़ने में अच्छा बनाएगा, है ना, वो सब चीज़ें करेगा। तो देखिए, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल जो होता है, कुछ नया क्रिएट करने वाला मॉडल होता है, वो ही मॉडल होगा जो बच्चे के सृजनात्मक को प्रेरित करेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। 28वां क्वेश्चन है, ये एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर वो जो है उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो है सारे ऑप्शन हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये जो नियम होता है, ये जो बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं करता, ये इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। मतलब आपने जो भी आप कुछ कर रहे हैं इस समय, वो आपका पुराना जो है आपको मतलब आपको आपके करने पे जो है प्रभावित नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे कि बच्चे, इस व्यक्ति को जो है पहले से बल्लेबाजी आती थी, बहुत अच्छी आती थी। अब पुराना जो भी इसका जो गुण है, मतलब बल्लेबाजी करना, अब उसने सीखा है, नया है, क्या है सीख रहा है, वो है गेंदबाजी करना। तो गेंदबाजी सीखने में उसकी बल्लेबाजी प्रभावित नहीं हो रही। जैसे किसी व्यक्ति को जो है किसी व्यक्ति को साइकिल चलानी आती है, ठीक है, साइकिल चलाना, अब उसने जो है सीखना शुरू किया कार चलाना। तो कार चलाने की प्रक्रिया में वो साइकिल चलाना नहीं भूलेगा, वैसे ही चलाएगा, उतनी अच्छे चलाएगा। तो इसी को कहते हैं, मतलब आपने जो भी कुछ नया सीखा, वो आपके पुराने जो है सीखने के जो है चीज़ों को प्रभावित नहीं करेगा। इसी को कहा जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। और निषेधात्मक जो है प्रशिक्षण अंतरण जो होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसा अंतरण जिसमें आपने कुछ सीखा, तो आपका जो पुराना सीखा हुआ है उसको प्रभावित करने लगता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपने जो है हिंदी सीख रखा है, आपकी भाषा हिंदी है, ठीक है, आपकी भाषा हिंदी है, तो अब जो है हिंदी आपकी भाषा है, अब कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको इंग्लिश सीखने से वो रोक रही है कहीं ना कहीं। तो यही होता है कि आपका पुराना सीखा हो या पुराना सीखा हुआ इसको जो है प्रभावित कर दे, या ये वाला सीखा हुआ इसको प्रभावित कर ले। तो कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हिंदी भाषी, तो हम लोगों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो ये हमारे जो है निगेटिव प्रशिक्षण जो है अंतरण में आता है। अगर हम हिंदी सीखने बैठेंगे, तो क्योंकि
हम इंग्लिश सीखने बैठेंगे तो क्योंकि हमने हिंदी सीख रखा है, हमें आती है, हमारी मदर लैंग्वेज है, इसलिए हम इंग्लिश सीखने में हमें कठिनाई होती है। या फिर ऐसा एग्जांपल ले लीजिए कि कई बार हम जो है इतना इंग्लिश बोलते हैं, इतना इंग्लिश बोलते हैं, या मान लीजिए हमारा मतलब हमारी जॉब लग जाए कहीं फॉरेन कंट्री में, और चूंकि हमने इंग्लिश बोल 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 करके जो है इतनी इंग्लिश जो है अपने नसों में घुसेड़ लिया है कि अब जो है हम जब शहर आते हैं, अपने गाँव, अपने घर आते हैं, गाँव आते हैं, तो हिंदी बोलना भूल जाते हैं। अब हमको हिंदी बोलने में कठिनाई होती है, हमें शब्दों को प्रोनाउंस करने में कठिनाई होती है, तो ये होता है। तो इसे निषेधात्मक जो है प्रशिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बच्चे की जो है मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उसके बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि कितनी होगी, मतलब उसकी आईक्यू पूछ रहा है, आईक्यू कितना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मानसिक आयु, मेंटल एज जिसे कहते हैं, मानसिक आयु को मेंटल एज जो कि 5 है, और यहाँ पे वास्तविक आयु जिसे कहते हैं क्रॉनिकल एज, या फिर वास्तविक आयु कह सकते हैं क्रॉनिकल एज, इसकी ये है 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो गया 25, 25 पंचे 125। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए फॉर्मूला को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, 125 है, इसका मतलब है इस व्यक्ति की जो आयु है, इस बच्चे की जो आयु है, कहीं ना कहीं ये जो है उच्च जो है क्षमतावान है, इसकी आयु जो है प्रतिभाशाली बच्चे की तरह है। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि 90 से 110 के बीच में जो व्यक्ति की जो वो होती है आईक्यू, वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती है। यहाँ पे 125 है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चे है, क्रिएटिव माइंडेड वाला बच्चा है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। ये एक बच्चा जो है आंशिक रूप से देख पा रहा है, मतलब वो देख लेता है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहा है, आंशिक रूप से देख पा रहा है। तो एज अ टीचर हम क्या करेंगे, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, उसे अलग संस्थान में डालने की जो है कोशिश करवाएंगे, मतलब उससे कहेंगे कि किसी और अन्य स्कूल में जहाँ पे जो है इनके लिए जो है जिस तरीके के स्कूल्स होते हैं विशिष्ट प्रकार के, वहाँ पे एडमिशन दिलवाइए। तो ऐसा भी नहीं कहना है हमको। विशिष्ट प्रावधान करते हुए नियमित जो भी स्कूल में जहाँ जो सामान्य स्कूल होते हैं, हमारे आसपास जो भी स्कूल होते हैं, उन्हीं में रखना चाहिए। तो विशिष्ट प्रावधान क्या है, जैसे आंशिक रूप से देख सकता है, तो इसका मतलब है कि वो देख लेता है, लेकिन अगर सबसे क्लासरूम में सबसे पीछे बैठाल दोगे तो वो नहीं देख पाएगा बोर्ड को साफ सुथरा। तो सबसे पहली रो में उसे बैठालना है। सबसे पहली चीज़ साफ सुथरा बोलना है, तेज आवाज़ में बोलना है, ताकि वो अगर वो किसी चीज़ को नहीं भी देख पा रहा है शब्द को बोर्ड में पढ़ाते वक्त, तो वो सुन सके उसको कि सर ने क्या कहा है। ठीक है, तो साफ सुथरा बोलना है, और उसको जो है क्या बोलते हैं, साफ सुथरा बोलना है, और सबसे आगे बैठालना है, यही सब चीज़ें करानी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। 10 लाइक्स है हमारा टारगेट मत भूलिएगा। आपको लाइक करने में जो है मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको वीडियो को शेयर करिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है जो भी अगले नेक्स्ट वीडियो पड़ेगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।